तो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शी हाओ को देखते हैं क्योंकि अपना फोन निकालकर नरेशन में बता रही थी ग्रैंडपा ने एक बार मेरे लिए क्लॉ मशीन को ऑर्डर करा था और आज मैं अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो आई हुई बस के ऊपर सवार हो जाती है और अपने ईयरफोन्स लगाकर वो गाने सुन रही थी उसपे। और इसके बाद वो अपने फियांसे को मैसेज करती है कि हम लोग अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं। याओ हमें बता रही होती है कि ये उसकी शादी 6 साल पहले अरेंज हो गई थी, लेकिन 1 साल तक सब सही था। इसके बाद हमें ड्रामा में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ एक जगह पर थी और वो नरेशन में बता रही थी कि वो जस्ट अपने रूममेट फियांसे से मिली थी। उसका नाम लिन जियाएगे है। हम जियाएगो को भी देखते हैं, यहाँ पर वो एक कैट के साथ में खेल रहा होता है। याओ भी उसको देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर जियाएगे को उसका दोस्त बेन उसको कॉल करता है। वो कहता है कि मैंने सही में सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी को अरेंज कर दिया है। आजकल भी बच्चों के बीच में जो अरेंज मैरिज होती है वो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाती है क्या? दूसरे ग्रैंडपा जो कि कंट्री साइड रहते हैं उनके ग्रैंड डॉटर के साथ में तुम्हें मूव इन करना पड़ेगा। और बेन फिर जियाएगे से पूछता है कि वो दिखने में कैसी है। जियाएगे भी कहता है वो ठीक ही है। बेन उससे कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारी लिन फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी और पावरफुल है, जो तो लगा था कि तुम हमेशा के तौर पे एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जो कि तुम्हारे सोशल स्टेटस से मैच कर सके। तो तुम सही में उससे शादी करने वाले हो अब? पर जियाएगे बोल देता है मैं कुछ कह नहीं सकता। और बेन उससे कॉल पे बोल रहा था तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे शायद। पर जियाएगे भी बोल देता है कि हाँ भला ऐसा कैसे ही हो सकता है। याओ ने जैसी ये बात सुनी उसका तो दिल टूट गया। वो बताती है कि तब से वो और जियाएगे सेम इंस्टीट्यूशन में गए थे और जितनी भी बार हम लोग एक दूसरे से मिले उन्हें तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन हम दोनों 2 पैरेलल लाइंस के जैसे थे। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मीट ही नहीं करती। और फिर हम प्रेजेंट में यहाँ पर याओ को देखते हैं। ये सोच रही थी बेटर यही होगा कि उससे कट ऑफ ही कर लूं। जियाएगे ने भी यहाँ पर उसके लिए मान गया था। नेक्स्ट सीन में हम याओ को देखते हैं जो कि एक शॉप में जा रही थी। रास्ते में वो जाते हुए उसका पैर फिसल जाता है और जियाएगे उसको संभाल लेता है और यहाँ इन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। याओ भी उसका शुक्रिया कर देती है और जियाएगे वहाँ से चला जाता है। जियाएगे के जाने के बाद याओ सोच रही थी वही था जिसको मैंने अभी अपने फियांसे के तौर पे मैसेज किया था, मुझे उससे एंगेजमेंट तोड़नी है। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त लियांग मोमो के पास जाती है। मोमो इस शॉप की काफी ज्यादा तारीफ करी होती है इसमें वो बैठी थी। ये दोनों इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जियाएगे फिर से उस शॉप में आ जाता है और याओ उसको नोटिस कर लेती है। उसके दिमाग में चल रहा था क्या उसे यहाँ पे हेलो बोलना चाहिए। मोमो यहाँ पर इन दोनों को नोटिस कर रही थी और फिर वो याओ से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जियाएगे भी याओ से कहता है मुझे तुम याद नहीं हो। पर मोमो यहाँ पर जियाएगे से कहती है कि तुम्हें ये कैसे याद नहीं है, ये याओ है तुम्हारी फियांसे। ये देखकर तो जियाएगे के जो दोस्त साथ में आए थे उसके वो भी एकदम शॉक्ड होते हैं। जियाएगे सोचता है तो फिर ये है जिसको मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए अरेंज करा था, तो कितनी ज्यादा मासूम सी लग रही है। यहाँ पर वो अपना फोन निकालता है, अपने फ्रेंड से कहता है तुम लोग बैठो और फिर वो बाहर चला गया था। इसके बाद जियाएगे बाहर आकर एक कॉल करने लग जाता है। याओ भी उसको नोटिस कर रही थी और फिर हम देखते हैं इसके बाद जियाएगे अंदर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर बेन जियाएगे से कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो तुम्हारे लिए एक डॉल जैसी लड़की चूज करी थी। उसका शेंग नाम का दोस्त कहता है इसको देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता ये कोई कंट्री बम्पकिन है, कि वो तो बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही है और उसकी आईज भी बहुत ज्यादा सुंदर है। जियाएगे उस तरफ देखता है जहाँ पर याओ ऑलरेडी बैठी हुई थी, लेकिन अब तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। उसके दिमाग में चल रहा था जब तक लड़कियां ग्रो करती हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती हैं। तभी उसको याओ मैसेज करती है और कहती है हमें अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हम अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। जियाएगे के दोस्त भी बहुत ज्यादा कंसर्न होकर उससे पूछते हैं कि आखिरकार कौन तुम्हें मैसेज करा है, लेकिन वो अपने फोन को छुपा लेता है। यहाँ पर वो अपना फोन रखता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि हमारा हो गया चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर उसके दोस्त तो उसके ऊपर शक करने लग जाता है, लेकिन जियाएगे कहता है चलो भी, और फिर वो लोग उठ के चल देते हैं। नेक्स्ट हम याओ को देखते हैं जो कि अपने डॉर्म में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है और उसकी दोनों रूममेट भी उसके रूम में ही थी। हम देखते हैं याओ का अलार्म बजता है और फिर वो ऑनलाइन गेमिंग करना स्टार्ट कर देती है। हम देख पाते हैं कि असल में जियाएगे भी ये गेम खेलता है। याओ की एक रूममेट उसके पास आती है और कहती है चिप्स को इतना ज्यादा चबा चबा के मत खाओ, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। फिर वो उसके गेमिंग स्किल्स की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। फिर उसकी दोस्त यहाँ पर उससे चिप्स लेने लग जाती है और याओ कहती है पूरा पैकेट ले जाओ, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद उनकी दूसरी वाली रूममेट बताती है कि जियाएगे स्कूल की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया है। तो फिर तीसरी रूममेट टियान भी आती है एकदम अपने बेड से एक्साइटेड होकर, कहती है कि वाओ मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जल्दी से ग्रुप में लिंक
भेजो। यहाँ पर याओ को ये सब कुछ सुनकर थोड़ा शौक लगता है। आफ्टर ऑल जियाएगी उसका फियांसे जो था। के बाद यहाँ पर याओ तुरंत ही ना मैसेज देखने लग जाती है जो कि उसने जियाएगी को देखा था और सोच में पड़ गई थी कि उसने वो मैसेज देखा ही नहीं। फिर वो उसको दोबारा से सेम मैसेज सेंड करती है। जियाएगी जो कि गेम खेल रहा था दोबारा से याओ का मैसेज देखता है, सोचता है ये तो काफी ज्यादा एंशियस नजर आ रही है मुझे। पता चलता है कि याओ असल में गेम खेल नहीं रही थी, वो एक गेमर की स्ट्रीम देख रही थी और वो एकदम से बंद हो जाती है। सोचती है कि आज तो बहुत ज्यादा जल्दी स्ट्रीम बंद हो गई। ये देखकर उसको ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो गेम वगैरह खेल के कैलकुलेशन करने लग जाती है कि जिस तरीके से वो अपने स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। सोचती है वो लास्ट गेम में अगर हार गई तो फिर गेम को अनइंस्टॉल कर देगी। हम देख पाते हैं कि वो ये गेम जीत जाती है। वो सोचती है कि इसे बोलते हैं एफर्टलेसली विन करना। के बाद हम यहाँ पर जियाएगी को देखते हैं जो कि अपने रूममेट के पास आता है और यहाँ पर एक बैग भी लेकर आया था और उसके रूममेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उसका जाट देखने लग जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ खास नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ हार्ट बने हुए थे बहुत सारे पेपर के। ये लोग सोचने लग जाते हैं कि शायद उसकी रूममेट गर्लफ्रेंड ने उसके लिए भिजवाया है। उसका दोस्त यहाँ पर उसको वो जाट देने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं जियाएगी कहता है मेरी एक फियांसे है। ये दोनों दोस्त रूममेट उसके पास में आ जाते हैं एंड उससे कहता है कि अब तुम्हें अपनी फियांसे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और यहाँ पर जियाएगी बोलता है कि ये सब कुछ अप्रोप्रिएट भी नहीं है, मैं कल उसको उस बारे में बताऊंगा। बेन कहता है मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ वो वर्दी भी है लिन फैमिली की मेंबर बनने के लिए। जियाएगी फिर से याओ का मैसेज देखता है पर याओ ने फिर से लिखा था कि हमें हमारे फैमिली से ये सब कुछ बता देना चाहिए, हम अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। जियाएगी तो यहाँ पर याओ के साथ में अपनी फर्स्ट मीटिंग याद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शेन जियाएगी से कहता है बात मत भूलना कि उस लड़की ने अपनी एआई जनरेटेड फोटो भेजी थी कॉन्टेस्ट में, की वजह से वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की का यहाँ पर नाम जीत पाई। जियाएगी अपने दोस्तों से कहता है बहुत हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ अपनी जगह। और वो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर शेंग अपनी सीट पे जाकर बताने लग जाता है कि एक सुंदर लड़की ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। उसी तरफ जियाएगी भी अपने कंप्यूटर में एक दूसरी लड़की के अकाउंट को देख रहा था और उसमें उसको कुछ कॉन्फिडेंस देखता है। नेक्स्ट हम याओ को देखते हैं जिसको यहाँ पर जियाएगी के साथ की मीटिंग को याद करके नींद ही नहीं आ रही थी। बुरा लग रहा था कि जियाएगी ने उसे पहचानने से मना कर दिया। फिर वो मुंह फुलाकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर याओ को देखते हैं जो कि मोमो के साथ में उसी कैफे में जाती है और जियाएगी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था और वहाँ पर एक ईरान नाम की लड़की यहाँ पर जियाएगी के पास में आ रही थी। मोमो याओ से कहती है हमें कहीं और जाना चाहिए। याओ कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उस जगह पर चल के बैठते हैं। मोमो फिर याओ से कहने लग जाती है कहीं जियाएगी को वो लड़की पसंद तो नहीं है, लेकिन याओ का तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं था। मोमो से कहती है कि आखिरकार तुम इससे कैसे डील करने वाली हो। तो फिर याओ कहती है देखो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस पर मोमो उससे कहती है कि वो तुम्हारा फियांसे है, तुम्हें सही में जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। तो फिर वो कहती है मुझे भला गुस्सा करने की क्या जरूरत है। फिर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। याओ यहाँ पर जियाएगी और ईरान को देखकर सैड तो फील कर रही थी, लेकिन फिर वो मोमो से कहती है ये उसकी फ्रीडम है, वो एक रिलेशनशिप में आ सकता है, वैसे भी हम लोग तो अपनी एंगेजमेंट तोड़ ही रहे हैं ना। मोमो तो ये बात जानकर एकदम हैरान हो जाती है, बहुत जोर से बोलती है क्या कहा तुमने। जियाएगी का ध्यान भी यहाँ पर उनकी तरफ चला जाता है। याओ और जियाएगी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद मोमो फिर से याओ से सवाल करती है, कहती है क्या जियाएगी ने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बोला। फिर याओ कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैंने ही करा है। मोमो से सवाल करती है भला तुम ऐसा क्यों चाहती हो। तो फिर वो कहती है देखो हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छे मैच नहीं है और कुछ लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने होते, इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं। चलो हम लोग पास के बारे में बात नहीं करते। कुछ दिन पहले की बात सुन लो जब हम लोग कॉफी शॉप में एक दूसरे से मिले थे, तो फिर इसने तो मुझे पहचाना तक नहीं था। मुझे लगता है कि अगर वो जानबूझ के भी ऐसा सब कुछ कर रहा होगा तो फिर यही पर्पस रहा होगा उसका। याओ को बुरा लग रहा था लेकिन वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी। मोमो याओ से कहती है कि लिन फैमिली तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल फैमिली है, अगर तुम फ्यूचर में किसी बॉयफ्रेंड को ढूंढती हो तो फिर ऐसी क्वालिटी के साथ वाले बॉयफ्रेंड को ढूंढना। याओ कहती है इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी तो फिर खुद को प्लीज करने के लिए ढूंढूं, ना कि उसके फैमिली बैकग्राउंड का फायदा उठाने के लिए। और वैसे भी मेरे लिए ये सारी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। जब मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे फिर मेरी मॉम ने मेरी केयर करे बिना ही दूसरी शादी कर ली और मैंने अपने आप को अभी तक संभाला है। इस यूनिवर्सिटी में भी मैं अपने एफर्ट्स के साथ में एडमिशन ले पाई हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं अच्छे से ग्रेड्स लाकर अपने लिए एक अच्छी सी जॉब को सिक्योर कर लूँ। 6 साल से हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ तय है, लेकिन उसने एक बार भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी, तो फिर मुझे उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर इस बारे में अब मुझे और बात भी नहीं करनी। साइड में ये एक डेजर्ट शॉप है, चलो हम लोग डेजर्ट खाने चलते हैं। मोमो यहाँ पर सोच रही थी उसने भी जियाएगी के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको देखकर लगता है कि वो उसके ऊपर ध्यान देता है। देन यहाँ पर वो अपने डैड को कॉल लगाती और कहती है कि असल में याओ और जियाएगी की एंगेजमेंट टूट गई है, असल में तो मोमो एक आस्तीन का सांप है। और वो अपने डैड से कहती है कैसा रहेगा कि आप लिन फैमिली से हमारे रिश्ते के बारे में जल्दी से जल्दी बात कर लो। उसके बाद हमें 5 मिनट पहले
पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जियागे उसी लड़की ईरान के साथ में था। ईरान जियागे के साथ में बैठी हुई थी और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम जिन ईरान है। मैंने लास्ट नाइट तुम्हें कुछ भेजा था, तो फिर क्या तुम्हें वो याद है? और यहाँ पर वो भी कहता है कि मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, मुझे याद नहीं है। और वो तुम उस जार के बारे में बात करिए तो वो कहती है कि हाँ, वो सारे मैंने खुद से ही बनाए थे, मुझे 6 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया सबको बनाने के लिए। मुझे नहीं पता कि कहीं वो तुम्हें पसंद आया भी होगा या फिर नहीं। जियागे उससे पूछता है तुम कौन सी डॉर्मेट्री में रहती हो। फिर ईरान भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी से उसे अपना रूम नंबर बता देती है। उसके बाद यहाँ पर वो अपने रूममेट को कॉल लगाता है, कहता है कल जो हमारे पास में जार आया था ना, वो रूम नंबर 506 जो कि ईरान का है वहाँ पर भिजवा दो। ईरान ये सब कुछ देखती है और वो एकदम दंग रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियागे उठ के जाने लग जाता है कि तभी उसको एक काफी ज्यादा खतरनाक कॉल आती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर याओ और जियागे का इनकाउंटर हो जाता है। पर जियागे तुरंत ही याओ से सवाल करता है आखिरकार तुम एग्जैक्टली चाहता क्या हो। तो फिर वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। फिर जियागे यहाँ पर उससे कहता है कि तुम तो पूरी की पूरी डबल फेस हो। तो फिर वो सोचती है कि आखिरकार इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है और वो उससे कहती है देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर वो कहता है कि देखो ना जानने का नाटक तो मेरे सामने मत ही करो। तो उसको इग्नोर करके जाने लग जाती है, लेकिन वो उसको रोकता है और उसकी वजह से उसके हाथ के डेजर्ट नीचे गिर गए थे। यहाँ पर वो उसको कन्फ्रंट करते हुए कहता है तुम सही में एंगेजमेंट तोड़ना भी चाहती हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे अटेंशन पाने का तरीका है ये। यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रही थी और हम देख पाते हैं जियागे उसको जबरदस्ती सुनाया जा रहा था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोमो की वजह से हो रहा था, इसी वजह से उसको एक कॉल भी आई थी। जियागे यहाँ पर से कह देता है कि मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वह यहाँ पर याओ को भी गुस्सा आ जाता है कि इतनी ज्यादा बेइज्जती तो मैं भी नहीं झेलूंगी। और वो उससे कह देती है कि वाह क्या कॉन्फिडेंस है, मुझे भी तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। पर जियागे उससे कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूंगा। तो फिर याओ कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे उन लोगों से फर्क भी नहीं पड़ता जो लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। वो जाने लग जाते हैं, लेकिन रुक के कहती है मैं सही में तुम्हारे साथ में एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ और मेरे तुम्हारे बारे में कोई भी इम्प्रॉपर थॉट्स नहीं है। क्लियरली तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड भी है और बेटर ही होगा कि हम लोग इस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द ब्रेक कर दें, क्योंकि मैं कोई भी प्रॉब्लम करने वाली लड़की नहीं बनना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियागे उसको समझाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं क्यों ही उसको एक्सप्लेन करूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो भी उससे कहता है तुम एकदम रेस्ट एश्योर्ड हो जाओ, तुम ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। और वो भी कहती है बढ़िया है और ये बोल के चली जाती है। यहाँ पर यहाँ ने उस डेजर्ट जो कि नीचे गिर गया था उसको डस्टबिन में डाल दिया था और जियागे भी आगे बढ़ गया था दूसरी साइड, लेकिन रुक कर वो उसको पलट कर देखता है। वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा सैड लग रही है, क्या मैंने इससे कुछ ज्यादा ही हार्श बातें बोल दी। यहाँ पर याओ सोच रही थी मेरा इतना अच्छा स्ट्रॉबेरी केक टिरामिसू सबका सब फेंकना पड़ रहा है, खा भी नहीं पाई। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जियागे को देखते हैं जो कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जियागे के साथ में जो उसकी पार्टनर है वो असल में याओ ही है और इन दोनों को ही नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही गेमिंग करते हैं। यहाँ पर जियागे याओ से पूछता है कैसा था तुम्हारा दिन। तो फिर वो बताती है मेरा तो बहुत सारा डेजर्ट वेस्ट हो गया क्योंकि एक बेवकूफ के साथ में मेरा एनकाउंटर जो हो गया था। यहाँ पर तो जियागे को भी याओ की बातें याद आने लग जाती है। वो सोचता है कि वो ऐसी बातें मुझसे इसलिए करी होगी क्योंकि उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा मुझ में। और यहाँ पर वो भी अपने पार्टनर से बोलता है वाओ क्या कॉन्फिडेंस है, मेरा दिन भी बहुत ज्यादा घटिया था। और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अनजाने में ही एक दूसरे के दिन के बारे में बता रहे थे, जो कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर बेन और शेंग बोलते हैं कि तुम लोग बातें करते रहोगे, हम लोग गेम भी स्टार्ट करते हैं। वो लोग गेम का स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी हम देखते हैं याओ को एक फोन आता है और फिर वो कहती है आई एम सो सॉरी लेकिन मुझे एक इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ेगा, तुम लोग खेलो मैं कल आकर तुमसे बात करती हूँ। ये बोलने के बाद वो चली जाती। वही हम जियागे को भी देखते हैं जो कि उठकर चला गया था। यहाँ पर उस लड़की से बोलता है कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं, तो फिर वो फटाफट से मैसेज कर देती है मुझे वीचैट पे ऐड कर लेना और उठ के चली जाती है। वही हम देखते हैं यहाँ पर जियागे और याओ दोनों ही सेम टैक्सी का दरवाजा पकड़ते हैं। दोनों एकदम से पीछे उठ जाते हैं और याओ यहाँ पर जियागे से कहती है तुम ले लो, लेकिन हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है और याओ तुरंत ही उस टैक्सी में जाके बैठ जाती है। हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर लिन हाउस में पहुंच गए थे और यहाँ पे जियागे को रियलाइज होता है कि उसके ग्रैंडपा को ही वो भी विजिट करने के लिए आई है। इसके बाद यहाँ पर जियागे तुरंत ही घर की वर्कर से पूछता है कि आपने हमें इतनी ज्यादा इमरजेंसी में फोन करके क्यों बुलवाया। तो फिर वो वर्कर बताती है कि आज ग्रैंडपा को मिस्टर लियांग का कॉल आया था, वहीं से हमें पता चला कि आप लोग एक दूसरे के साथ में एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो। और ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा इस वजह से गुस्सा आ गया था और उन्होंने इसी वजह से आपको गुस्से से फोन भी करा था। आज डिनर के टाइम पे अचानक से इसी वजह से शायद उनकी तबीयत भी खराब हो गई। और यहाँ पर जियागे को रियलाइज होता है कि असल में ये सब मोमो के डैड ने करा था। उसने जबरदस्ती ही याओ को मिस
मिसअंडरस्टूड कर दिया। और प्रेजेंट में यहाँ पर वर्कर बोल रही थी कि उन्हें बस रेस्ट की जरूरत है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये लोग यहाँ पर ग्रैंडपा को विजिट करने का डिसाइड करते हैं और साथ में ही चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जियागे के ग्रैंडपा भी टिपिकल ग्रैंडपा की तरह बीमार होने का बस नाटक कर रहे थे ताकि वो जियागे की एंगेजमेंट को टूटने से बचा ले। जियागे तुरंत अपने ग्रैंडपा के पास जाता है, लेकिन उसके खुद के ग्रैंडपा उसको कुछ खास भाव नहीं देते। और फिर जब याओ उनको ग्रीट करती है तो फिर याओ को देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर वो जियागे से गुस्से से कहते हैं एक गिलास पानी लेकर आओ जाओ मेरे लिए। जियागे यहाँ पर सोचता है कौन मैं, और फिर एट द एंड वो चला ही जाता है। ग्रैंडपा फिर यहाँ पर याओ को अपने साथ बैठने के लिए बोलते हैं। याओ यहाँ पर ग्रैंडपा से कहती है मैंने सुना आपने आज डिनर नहीं खाया। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मुझे अब भूख ही नहीं लग रही है। लेकिन हम देखते हैं याओ यहाँ पर उनको इंसिस्ट करती है कि आपको थोड़ा सा तो खा लेना चाहिए, और वो उनको यहाँ पर पॉरेज खिलाने लग जाती है। जियागे दूर से ऑब्जर्व कर रहा था कि याओ कितना ज्यादा अच्छे से उसके ग्रैंडपा का ख्याल रख रही है। और ग्रैंडपा यहाँ पर याओ से कह रहे थे कि हमने इसको कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है, ये तुम्हें परेशान करेगा ना तो फिर तुम अगली बार मुझे बता देना, बस मुझे इस बारे में बता देना और मैं इसके कान खींच के इसको ठीक कर दूंगा। यहाँ पर याओ ग्रैंडपा से कहती है कि वो मुझे परेशान नहीं करता है। जियागे ये सब कुछ देख रहा था। ग्रैंडपा याओ से कहते हैं कि उसके लिए कवर अप करना बंद करो और मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं कोई भी एनुअल एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि याओ ग्रैंडपा से एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसे उनकी तबीयत का ख्याल आ जाता है। वो सोचती है जब से वो इस यूनिवर्सिटी में आई है ग्रैंडपा ने उसका काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा है। फिर वो ग्रैंडपा से कहती है कि उसने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करा कि मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ूं। वो आगे कुछ बता पाती, लेकिन हम देखते हैं जियागे आगे आ जाता है और यहाँ पर याओ भी उसकी सेक्शन को समझ जाती है और कहती हम लोगों के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोग इस चीज को ये समझ लेंगे। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडपा जियागे का हाथ लेकर याओ के हाथ के ऊपर रख देते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखने लग गए थे। ग्रैंडपा को दिखाने के लिए ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जियागे यहाँ पर घर की वर्कर को खाली बोल देता है और वो वर्कर भी खुश हो जाती है कि चलो ग्रैंडपा ने सारा का सारा खा लिया। मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छे से उनको खिला देंगी। और जियागे भी वो याद करने लग जाता है कि उसने कितना ज्यादा अच्छे से ग्रैंडपा का ख्याल रखा था। और फिर जियागे घर की वर्कर से सवाल करता है कि क्या याओ यहाँ पे आती है। वो वर्कर कहती है कि हाँ वो तो यहाँ पे ग्रैंडपा को विजिट करने के लिए जल्दी जल्दी आती रहती है। आप लोग जब आप अब्रॉड चले गए थे पढ़ाई करने के लिए तो फिर मिस याओ ही थी जो कि हर वीक ग्रैंडपा का ख्याल रखने के लिए उनको विजिट करने के लिए आया करती थी। फिर हम देखते हैं तब तक वहाँ पर याओ भी आ जाती है। वो घर की वर्कर से बताती है कि ग्रैंडपा ऑलरेडी सो चुके हैं और कल सुबह मेरी एक जरूरी क्लास है, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। घर की वर्कर भी कहती है ठीक है मैं आपके लिए एक ड्राइवर अरेंज करवा देती हूँ। कहती है नहीं कोई बात नहीं मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। और जियागे याओ से कहता है चलो साथ में चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों सेम कार में बैठकर जा रहे होते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे और एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद याओ यहाँ पर अपना फोन चेक करने लग जाती है जिसको शिंग की वीचैट पे रिक्वेस्ट आ गई थी। वो कहता है कि इस तरीके से हम तुम्हें जल्दी से ऑनलाइन बुला लिया करेंगे, बढ़िया हमने तो ऐड कर लिया। और फिर यहाँ पर शिंग एक चेप लड़के की तरह उससे बोल रहा कि तुम्हारे इस बायो में लिखा हुआ है कि तुम भी हमारी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। और वो भी उससे यहाँ पर बताने लग जाती है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है। और ये दोनों की बातें होने लग गई थी। आगे के फोन में भी नोटिफिकेशन आ रहे थे और याओ सोचती है ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर जियागे बड़ा ज्यादा खुश हो रहा था अपने फोन में देखते हुए। याओ सोचती है वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ रील्स और टिकटॉक्स देख रहा था। देख पाते हैं कि ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है और याओ आगे जाने वाली थी। भाई साहब सीट बेल्ट नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जियागे याओ को संभाल लेता है। ड्राइवर कहता है कि बहुत ज्यादा अचानक से ब्रेक लगाने पड़े, हम सो सॉरी। और फिर जियागे याओ से बोलता है थोड़ा केयरफुल रहो और वो भी उसके लिए बात को हाँ बोल देती है। उसके बाद याओ जियागे से कहती है कि जो एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात है ना उसके बारे में हम ग्रैंडपा से तब बात कर लेंगे जब उनकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाएगी। वो भी इस चीज के लिए नोट कर देता है। और फिर यहाँ पर याओ सफाई देने लग जाती है कि देखो उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा के लिए थोड़ी ज्यादा कंसर्न थी कि कोई वो ज्यादा इनलेस ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने सच नहीं बताया। याओ भी यहाँ पर उसकी इस बात पर अग्री कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कार चलने लग जाती है और जियागे बाहर का निशाना देख रही थी। उसके बाद जियागे एक डेजर्ट शॉप के बाहर कार को रुकवाता है, फिर वो अंदर चला गया था। याओ भी उसको जाते हुए एकदम शांति से देखती रहती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो एक बैग में कुछ लेकर आ गया था और ड्राइवर से कहता है चलो आप चलते हैं। देन ड्राइवर उनको उनके डॉर्मेट्री तक ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर याओ आगे आती है और जियागे से कहती है चलो मैं अब अपने डॉर्म में जा रही हूँ। जियागे भी इसके लिए मान जाता है। वो उसको उसके डॉर्म तक सेफली ड्रॉप करने के लिए गया था। याओ सोच रही थी ये भला मेरा पीछा क्यों कर रहा है। यहाँ पर जो दोनों जा रहे होते हैं और एक स्टूडेंट साइकिल से ही गुजर रहा है। याओ का हर्ट ना कर ले तो फिर जियागे उसको संभालता है और यहाँ पर इन दोनों का आई कांटेक्ट हो गया। याओ भी एकदम उससे पीछे हो जाती है, उसका शुक्रिया करती है और फिर ये दोनों फिर से साथ में चलने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर याओ की नजर लड़की हिरेन पर जाती है और वो सोचती है मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देने के लिए यहाँ पर आया था और मुझे तो छोड़ने का इसका कोई इरादा ही नहीं हो। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ जाती है।
देन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जी आएंग याओ को आवाज देता है और फिर वही डेजर्ट वाला बैग उसके हाथ में देने लग जाता है। फिर पूछती है ये मेरे लिए, तो फिर वो भी इस चीज के लिए अग्री करता है और कहता है हाँ तुम्हारे लिए ही है। फिर हम देखते हैं आसमान में अचानक से फायर स्टार्ट हो गए थे। ये दोनों उस फायर को देखने लग जाते हैं और जी आएगी की ज्यादातर नजर तो याओ के ऊपर ही थी। वो देखने से उसे लग रहा था कि वो उसको लाइक करने लग गया है। और भी यहाँ पर उससे वो डेजर्ट का बैग ले लेती है और फिर जी आएगी उससे कहता है संभाल कर अंदर चली जाओ। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से उठ के चला गया था। रैन उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं याओ अपने रूम में वापस आ जाती है कि एक रूममेट उससे कहती है कि आ गई, इस बैग में क्या लेकर आई हो। तो फिर याओ कहती है मुझे भी नहीं पता। और फिर हम देखते हैं वो उस बैग को ओपन करती है और उसके अंदर वही सारी डेजर्ट थी जो कि उससे उस टाइम पर गिर गई थी। सोचती है कि वो कार से इस वजह से उतरा था ताकि मेरे लिए वही सारे डेजर्ट खरीद सके जो कि उसकी वजह से दोपहर में गिर गए थे। और उसके यहाँ पर रूममेट आकर उससे कहती है तुम अभी इतनी रात में उस डेजर्ट शॉप में गई थी ताकि तुम्हारे फेवरेट डेजर्ट लेकर आ सको। और याओ भी कहती है कि हाँ ये थोड़े सस्ते मिल रहे थे। रूममेट नोटिस करती है और कहती है इसके अंदर शायद एक नोट भी है। फिर वो कहती है कुछ खास नहीं है और उसको छुपा लेती है और अपनी एक रूममेट को एक डेजर्ट का बॉक्स दे देती है। रूममेट भी खुशी से फिर उठ के चली गई थी। वो एक बॉक्स अपनी दूसरी रूममेट को भी दे देती है। के बाद वो यहाँ पर उस नोट को ओपन करके देखती है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा हैप्पी हो रही थी मनी मन। दूसरी तरफ हम जियागे को देखते हैं जो कि अपने रूम में वापस आ गया था। एंड उसके पास में आता है और बताता है कि ऑनलाइन ये चीज सर्कुलेट हो रही है कि तुम ये रैन को डेट कर रहे हो। आखिरकार तुम उसके साथ में कॉफी पीने गई ही क्यों थे। और फिर यहाँ पर जियागे को याद आता है कि या उससे क्यों बोल रही थी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। और उसको रियलाइज होता है कि इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देन वो बैन को उसका फोन रिटर्न कर देता है और अपने लैपटॉप में कुछ कोडिंग करने लग जाता है। अभी शेंग आता है और वो बैन से पूछता है इससे क्या हो गया। और बैन भी उसको बताता है कि वो डेटिंग वाली बात इसको इंसल्ट लग रही है। हम देख पाते हैं कि वो असल में पूरे के पूरे कॉलेज की वेबसाइट को हैक करा था ताकि सारी की सारी सर्कुलेट होने वाली रूमर्स को रिमूव कर सके। और उसके रूममेट भी ये सब कुछ देख के एकदम हैरान हो रहे थे। जियांग अपने दोस्तों को कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग चले जाओ और वो लोग भी अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते थे। इसके बाद हम जियागे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और अपने फोन से विंडो पे खड़े होकर याओ को कॉल लगा देता है। याओ अपने फोन में मस्त डूम स्क्रोलिंग कर रही थी। जियागे यहाँ पर याओ को फोन करके उससे पूछता है क्या कल तुम 7 बजे फ्री हो। वो उससे पूछती है क्यों क्या हो गया। फिर वो कहता है कि ग्रैंडपा को कुछ फ्रूट्स भिजवाने हैं तो फिर कैसा रहेगा कि तुम भी मेरे साथ ही चलो, कुछ टाइम निकाल लेना। फिर वो भी इस चीज के लिए मान जाती है और वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियागे के पास में जब याओ पहुंचती है तो फिर वहाँ पर वो येरैन के साथ में खड़ा हुआ था और येरैन उससे कह रही थी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो, आखिरकार मुझ में प्रॉब्लम क्या है। याओ थोड़ा 10 मिनट पहले आ गई थी और वो सोच रही थी मैं थोड़ा जल्दी आ गई और वो यहाँ पर जाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जियागे उसको मैसेज करके कहता है वहीं खड़ी रहना। येरैन जियागे से बोल रही थी तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बेहतर पता है इस बारे में। पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करा था, फिर तुमने जानबूझकर मेरे डॉम तक उसको डिलीवर करवा दिया और उस कॉफी शॉप में भी मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था। तीसरी बात तुमने स्कूल फोरम में भी जबरदस्ती वो रूमर स्प्रेड करवा दी कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया और इस चीज की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। वो पोस्ट को जल्दी से खुद से डिलीट कर देना। और यहाँ पर ये सब कुछ वो याओ को सुनवाने के लिए बोल रहा था और वो उसको तरफ देखकर बोलता है अब तो तुम्हें सब समझ आ गया ना। याओ को भी रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल रहा है। ये रैन जिसका दिल बहुत ज्यादा टूट गया था वो दौड़ी दौड़ी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जियागे वो फ्रूट्स की पॉलिथिन उठाकर याओ के पास आता है और वो भी कहती है चलो चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जियागे कहता है उसके पास में डोम में आकर काफी ज्यादा रात हो गई है, लो तुम ये ले जाओ हम फिर कभी चलेंगे। अभी यहाँ पर सोचती है कि सब कुछ मुझे बस यही बताना था। और फिर जियागे आगे बढ़ जाता है और वो याओ की बातें याद करने लग जाता है और सोचता है कि कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जब याओ अपने डॉम में वापस आती है तो उसके रूममेट बताती है कि ये रैन ने पोस्ट करा है, असल में वो जियागे से सिर्फ और सिर्फ एक बार मिली और उसने खुद ब खुद ही ये रूमर फैला दी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और वो अपनी दोस्त ये सब कुछ बता रही थी लेकिन याओ तो ज्यादा ध्यान न देते हुए वो सारे के सारे फ्रूट्स की अनबॉक्सिंग कर रही होती है। और ये सब कुछ सुनते हुए याओ अपने आप में ही बोले जा रही थी और उसकी दोस्त से पूछती है क्या बोले जा रही हो। तो फिर यहाँ पर वो उनसे कहती है कि कुछ नहीं चलो फ्रूट्स खाते हैं मिलकर। लोगों को फ्रूट्स पकड़ाती है और फिर अपने गेम में लग जाती है। अभी हम देखते हैं शेंग भी यहाँ पर याओ को वीचैट पे मैसेज कर देता है। ये लोग नॉर्मली बात करते हैं, बताते हैं कि ये दोनों के दोनों ही फ्रूट्स को वॉश करने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रूट्स को वॉश करके यहाँ पर शेंग हम देखते हैं कि याओ को फ्रूट्स की फोटो भी भेज देता है। याओ ये सब कुछ देखती है और सोचती है थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है कि दोनों के फ्रूट्स एकदम सेम सेम है। इस मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ सो रही, तभी मोमो उसके पास में आती है और याओ से कहती है अभी कि अभी उठ जाओ। याओ एकदम से उठती है और पूछती है बताओ क्या हो गया। तो फिर हम देख पाते हैं मोमो थोड़ी इमोशनल थी और वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बताना है। फिर वो उससे कहती है कि तुमने 100 मीटर्स की स्प्रिंट के लिए साइन अप करा है ना स्पोर्ट्स मीट के लिए, वो अब एक 5 किलोमीटर की रेस हो गई है। और एकदम हैरान हो जाती है और पूछती है कितने। उसकी दोस्त बताती है 5 किलोमीटर की। रूममेट कहती है ये सब क्या चल रहा है,
मैं तो कसम खा के कहती हूँ मैंने तुम्हारे लिए 100 मीटर्स के लिए साइन अप करा था। लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि अब वो चेंज हो गया है और यहाँ पर वो पूछते हैं क्या ऐसे चेंज किया जा सकता है। रूममेट कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पूछ लिया मॉनिटर से। यहाँ पर तो या वो परेशान हो जाती है, वो अपने बेड से नीचे आती है और अपनी रूममेट से पूछती है वैसे ये सब कुछ रिजल्ट चेक कौन करेगा स्पोर्ट्स मीट के। तो फिर वो बताते हैं ये रैन, और ये सुनती है और फिर यहाँ पर वो आएंगे और ये रैन की बात याद करने लग जाती है। वो सोचती है कि ये रैन तो कहीं से कहीं उसकी मदद नहीं करने वाली है। और एक रूममेट बताती है कि लास्ट ईयर ये रैन ने 5000 मीटर की रेस को जीता था वुमेन्स की कैटेगरी में कॉलेज की, और उसी ने जानबूझकर तुम्हें ये टॉर्चर करने के लिए करा हो। और अब ये सब लोग साथ में डिस्कस करने लग जाते हैं कि किस तरीके से ये लोग याओ को इस सबसे बचा सकते हैं। वो कहती है अभी स्पोर्ट्स मीट में थोड़ा टाइम है, चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे फिगर आउट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर याओ के साथ में उसकी रूममेट थी और ये रैन को भी उसकी दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से मोटिवेट कर रही थी रेस के लिए। यहाँ पर याओ की दोस्त ये रैन के साथ में उसकी दोस्तों को देखकर कमेंट करती है ये इसकी किस टाइप की दोस्त है, देखने से लग रहा है कि ये इसकी नैनी हो। फिर याओ की रूममेट उससे कहती है कि याओ तुम्हें जीतने से ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज कर, जीतो या हारो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। कि दूसरी रूममेट भी कहती है कि हाँ अगर तुमसे भागा ना चाहे तो फिर रुक जाना, मार ले तो तुम हमेशा ही फर्स्ट आओगी। वो भी कहती है चलो अब हम चल के साइन इन कर लेते हैं। ये रैन यहाँ पर उन लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, वो उन लोगों को टीज करने की भी कोशिश कर रही होती है। याओ की रूममेट तो उसके ऊपर भड़कने को भी तैयार थी, लेकिन याओ उसको रोक देती है और कहती है कि कंपटीशन स्टार्ट ही होने वाला है। फिर हम देखते हैं अनाउंसमेंट भी हो जाती है, जो कि 5 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जल्दी से आ जाए। याओ भी जाकर के अपनी पोजीशन लेने के लिए खड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए अनाउंसमेंट भी हो जाता है। वहीं पर हम जियांग, शेंग और वैन को भी देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि 5 किलोमीटर की रेस में तो वो लड़की भी पार्टिसिपेट कर रही है जिसके साथ तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी बचपन में अरेंज करा दी थी। फिर यहाँ पर जियांग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके तो हाथ पैर इतने ज्यादा पतले हैं, वो 5 किलोमीटर की रेस में भाग लेगी तो फिर उसे तो इमरजेंसी रूम पहुंचाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं दोबारा से उनके नेम्स की अनाउंसमेंट होती है। जो लोग 5 किलोमीटर की रेस में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसमें सही में याओ का नाम था। वैन कहता है सही में इसमें याओ पार्टिसिपेट करी है, हमें भी ये देखने जाना चाहिए, लेकिन जियांग कहता है कि इस सब की कोई भी जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे ऑडियंस में बैठ गए थे। वैन यहाँ पर जियांग से कह रहा था कि हम लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा वेस्ट व्यू देखे, तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा कि वो फेंट हो जाएगी और तुम्हें उसे उठाने जाना पड़ेगा। और शेंग कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा तो बढ़िया है, तुम्हारे लिए पहले से ही शादी अरेंज कर दी, तो मुझे देखो, मुझे ऐसे इश्यूज के बारे में से चिंता नहीं करनी पड़ी। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं याओ को उसकी दोस्त मोटिवेट कर रही थी कि तुम ये कर लो। के बाद हम देखते हैं सभी के सभी एथलीट्स अपनी पोजीशन लेते हैं और दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लोग भी उन लोगों को चेयर कर रहे थे। हम देख पाते हैं कि ये रैन सबसे ज्यादा आगे दौड़ रही थी। जियांग जो ये सब कुछ देख रहा था उसके रूममेट उससे कहते हैं कि ये रैन सबसे ज्यादा आगे दौड़ रही है, उसको हिराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और काफी सारा डिफिकल्ट भी। और हम देख पाते हैं कि जियांग के दोस्त कहते हैं कि उसका कोई चांस ही नहीं है और फिर वो उठकर चले जाते हैं। लेकिन जियांग अभी भी याओ को देख रहा था और वो भी हार मानकर उठ के जाने लग जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि याओ तो हार ही नहीं मान रही थी। जियांग को नोटिस करता है और बोलता है कि तुम अभी तक चल क्यों नहीं रही यहाँ से। जियांग का सारा ध्यान याओ के ऊपर था कि वो कितने ज्यादा फास्टली अब रन कर रही है और वो ऑलमोस्ट ये रैन को हराने ही वाली थी। हम देख पाते हैं कि याओ ये 5 किलोमीटर वाली रेस जीत जाती है और जियांग भी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन समहाउ वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहा था। याओ भी ये रेस जीतने के बाद अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। जियांग के दिमाग में चल रहा था कि आखिरकार एग्जैक्टली मैंने इसको कब लाइक करना स्टार्ट कर दिया, और वो इसी सब के बारे में सोचते हुए याओ के बारे में ही यहाँ पर अपने दिमाग में विजन्स बनाने लग जाता है। और वो रेस जीत गई थी और वो भी उसके लिए काफी ज्यादा हैप्पी था। बाद हम याओ को देखते हैं जिसके पास में उसकी रूममेट्स आ गई थी और वो उसको अप्रिशिएट कर रही थी। और याओ कहती है कि हाँ ये उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था और फिर वो यिरेन के सामने से ही अपने रूममेट के साथ में वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग स्टेयर केस के साइड से गुजर रहे थे। जियांग भी उसको देखता है और यहाँ पर जियांग याओ को जाते हुए ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो उसको देखकर काफी ज्यादा मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि मैंने कभी नहीं समझा कि मेरे लिए ग्रैंडपा ने कौन सा पाथ चूज किया है। और शेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से जियांग को नोटिस कर रहा था और वो उससे पूछता है तुम मन ही मन इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो, को लाइक करते हो क्या तुम। तो फिर यहाँ पर जियांग उसकी बात को टालने चाहता था। शेंग भी यहाँ पर उसको समझ जाता है और कहता है चलो कुछ खाने चलते हैं, लेकिन जियांग उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वो आगे बढ़ जाता है। और शेंग सोचता है ये
क्या हो रहा है इसके साथ में। दूसरी तरफ हम यहाँ पे याओ को देखते हैं जो कि रेस जीतने की खुशी में अपने दोस्तों को ट्रीट देने के लिए लेकर आती है और फिर वो वॉशरूम के लिए उठ के चली जाती है और उसकी दोस्त तो मेन्यू में खोई हुई थी कि आज अपनी दोस्त को किस तरीके से लूटा जाए। याओ को देखते हैं जो कि अपना फोन यूज करते हुए जा रही होती है और इसी बीच उसकी टक्कर जियाएगे से हो जाती है। वो भी उसको संभालता है और फिर वो उससे पूछता है तुम भी यहाँ पे खाना खाने आई हो। उस चीज के लिए हाँ बोलती है। उससे कहता है कि मैं भी यहीं पे आया था लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एडवांस में कोई भी टेबल बुक नहीं करी, यहाँ पे कोई भी सीट भी नहीं बची है। यहाँ पर याओ के दिमाग में चल रहा था कि मेरा रिलेशनशिप इसके साथ में इतना भी ज्यादा डीप नहीं है, इसे मुझे सब कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। वैसे फिर वो उससे उसका टेबल नंबर पूछता है, उसे बता देती है और फिर वो उससे पूछता है कितने लोग हैं वहाँ पे। और यहाँ पर याओ सोच रही थी कि ये मुझसे अब इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहा है और वो उससे बता देती है कि 3 लोग हैं। कहता है 3 तो काफी है। यहाँ पर वो उसकी बात समझ नहीं पा रही थी और फिर जी आएगी उससे तुरंत ही पूछ लेता है तो माइंड तो नहीं करोगी अगर मैं अपने दोस्तों के साथ में तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो। और फिर वो उसके साथ चल पड़ता है। याओ के दिमाग में चल रहा था कहीं जी आएगी ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहा, खैर ये मेरे लिए फ्रूट्स खरीद कर लेकर आया था, मैं इसको एक रीपे का समझूंगी। और फिर हम देखते हैं वो उसके साथ में यहाँ पर उसी के रूम में आ जाता है। यहाँ पर जी आएगी को देखने के बाद याओ की रूममेट भी एकदम से खड़ी हो जाती है और वो उसको बताती है कि ये मेरी रूममेट्स है और वो भी यहाँ पर उसको वार्मली इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर लेती। जी आएगी कहता है मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं, मैं उनको पिक करके आता हूँ। याओ भी उसके लिए मान जाती है और जी आएगी चला जाता है। जाने के बाद यहाँ पर याओ की रूममेट्स उसको देखने लग जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि हम लोग अभी भी अच्छे दोस्त हैं, तुम सीक्रेटली किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो और तुमने हमें अभी तक बताया नहीं, सच सच बता दो अब, या तुम सीनियर जाएगी को डेट कर रही हो। तो फिर यहाँ पर याओ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ मत सोचो तुम लोग, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिल गए और उसने मुझे बताया कि सब कुछ भरा हुआ है तो फिर उसने मेरे साथ रूम शेयर करने के लिए बोल दिया। यहाँ पर उसकी एक दोस्त कह दिया इतने बड़े रेस्टोरेंट में ऐसा हो नहीं सकता कि सारे के सारे रूम फिल हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें परस्यू करा है। या उनसे कहती है कि देखो ऐसी बकवास मत करो, मैं तो उसे इतने ज्यादा अच्छे से जानती तक नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जी आएगी अपने रूममेट्स के साथ में वहाँ पे पहुंच जाता है। उसके बाद जी आएगी यहाँ पर याओ से पूछता है क्या तुम मेरे रूममेट्स को जानती हो। यहाँ पर फिर वो एकदम से बोल देता है कि मुझे लगा कि तुम अपने रूममेट्स को बता रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती। उसके मुंह से तो एकदम से पानी स्लिप हो जाता है और जी आएगी एकदम से उसको टिश्यू दे देता है। उसे टिश्यू लेकर उसका शुक्रिया करती है। यहाँ पर वो उसे सवाल करने लग जाता है क्या तुम सही में मुझे नहीं जानती, और वो बहाना करती है कि मेरा फोन डेड हो गया है, मैं उसे चार्ज करके आती। और ये बोलने के बाद वो चली गई थी। बहन जी आगे से कहने लग जाता है कुछ ज्यादा ही तुम बातों को सुनने लगे हो दूसरों की। ये बात हमें दिखाया जाता है याओ जब बाहर से वापस आती है तो फिर वो एक और लड़के को लेकर आई थी जिसका नाम हान जिंग है। जी आएगे जब याओ के साथ में दूसरे लड़के को देखता है तो फिर वो मनी मन बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। उसकी रूममेट यहाँ पर उसे सवाल पूछ रही थी कौन से लड़के को लेकर आ गई हो तुम। अपनी रूममेट से बताती है कि मुझे बाहर मिल गया था और इसे मुझे ज्वाइन करने के लिए बोल दिया, उसे मैं मना ही नहीं कर पाई। फिर यहाँ पर हान जिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं भी तुम लोगों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी यहीं पर करता हूँ। और उसी दौरान मैं असल में याओ से भी मिला था और मैंने सोचा कि चलो मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लेता हूँ। और फिर ये लोग साथ में टोस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिन याओ से बोलता है कि आज तुमने सुबह सुबह जिस 5 किलोमीटर वाली रेस में पार्टिसिपेट किया था उसमें तो तुमने बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करा। वो भी यहाँ पर उससे कहती है बस ऐसे ही कुछ खास नहीं। यहाँ पर वो बोल में कुछ सर्व करता है और फिर वो याओ के लिए लेकर आ जाता है और कहता है कि मैंने इस मीट में से तुम्हारे लिए बोन्स निकाल दिए। और उससे कहती है कि मैं ये खुद से कर लूंगी और वो उससे कहता है कि इस चीज मैटर ही नहीं करती। वो भी उसका चुपचाप शुक्रिया कर देती है। जी आएगी जो ये सब कुछ देख रहा था उसको तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी और वो सोच रहा था ये लड़का तो सारी की सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए तैयार खड़ा पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जी आएगी खड़ा होता है और जानबूझकर याओ की बोल में टिश्यू गिरा देता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है गलती से हो गया। और फिर वो कहता है ये बोलते हो गंदी हो गई तुम दूसरी ले लो, और उसको दूसरी अपनी वाली बोल दे देता है। इसके बाद जिन याओ से बोलता है कि मेरे पास में थिएटर की 2 टिकट है, क्या तुम संडे में फ्री हो। यहाँ पर उसको मना करने वाली थी लेकिन वो कहता है तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर तुम फ्री हो तो फिर हम लोग चलते हैं। और वो उससे कह देता है मैं तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंग से पिक कर लूंगा। और यहाँ पर याओ भी सोच रही थी मुझे लगता है इसे बाउंड्रीज की जरा सी भी कदर नहीं है, और फिर वो लाइट बनने के लिए उसका अग्री करने ही वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि जी आएगे याओ के भी यहाँ पे बोल देता है कि ये फ्री नहीं है, और ये सब लोग यहाँ पर नोटिस भी कर रहे थे। इसके बाद जिन जी आएगे से सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये फ्री नहीं है, तो फिर वो भी बोल देता है कि तुम्हें भी क्या ही पता कि ये फ्री है या फिर नहीं है। तो फिर यहाँ पर याओ खुद ही जिन से बोल देती है कि वो हाँ सही में फ्री नहीं है और उसको थिएटर में प्लेस वगैरह देखने भी ज्यादा पसंद नहीं है, तो फिर वो नहीं ही आ पाएगी। जिनका तो यहाँ पर एकदम से मुंह उतर जाता है ये बात सुनने के बाद और वो ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर याओ जब डॉम में होती है तभी उसको अपनी मॉम मिल जाती है जिन्होंने दूसरी शादी कर ली, और जिस इंसान से उन्होंने दूसरी शादी करी है वो यीरेन के डैड यहाँ पर याओ और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं। तो याओ की मॉम से सवाल करते हैं क्या तुम इस लड़की को जानती हो, तुम दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है। लेकिन याओ की मॉम ऐसे बोलती है कि नहीं मैं इसको नहीं जानती। सब कुछ देखने के बाद याओ के दिमाग में चलने
लग जाता है कि मेरी बायोलॉजिकल मॉम 49 इयर्स की है। जब से मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है तब से मैं उनसे पहली बार अब मिल रही हूँ। फिर याओ की मॉम ईरेन के डैड से बोलती है कि चलो अब हम चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं ईरेन के साथ में। यहाँ पर ये पूरी की पूरी फैमिली साथ में रेस्टोरेंट में आई हुई थी और ये लोग उसी रेस्टोरेंट में अभी भी मौजूद थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर याओ की मॉम उससे अकेले में मिलती है और उससे कहती है ईरेन ने मुझे बताया कि तुमने स्कूल में उसको बुली करा। पर याओ अपनी मॉम से कहती है अगर आप मुझसे यही बारे में बात करने के लिए आई हो तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के पास में बात करने के लिए कुछ भी है। ये बोलने के बाद वो जाने लग जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसको रोकती है और कहती है किस तरीके का एटीट्यूड है तुम्हारा, हम लोग इतने सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तुमने मुझे देखा और मुझे मॉम तक कहकर नहीं बुलाया। मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडमा ने जब तुम्हें पाला है तो फिर तुम्हें जरा सी भी मैनर्स नहीं सिखाए। या यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है आपने सोचा था कि आप अभी भी यंग हो और आपको अभी दूसरी शादी करने की जरूरत है, और आपने मुझे अपने साथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपके लिए दूसरी शादी करना डिफिकल्ट हो जाता अगर आप मेरे साथ रहती तो। फिर आखिरकार अब आप मेरे साथ ये नाटक करी क्यों रही हो। याओ की मॉम भी उससे कह देती है कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वो कर सकते हो, मैं कभी तुम्हारा ये इंटेंट नहीं था कि तुम्हें बिगाड़ूं। मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम्हें ईरेन से जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए। तुम्हें पता है वो अपने डैड और मेरे सामने बहुत ज्यादा रो रही थी, मैं उसके साथ में बिल्कुल भी इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकती हूँ। इतने सारे स्पोर्ट्स मीट में इवेंट थे तो मैं उसके साथ में कॉम्पिटेट करना था क्या, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसकी मॉम उससे ये चीज एकदम साफ साफ बोल रही होती है। याओ यहाँ पर अपनी मॉम की बात सुनकर स्माइल करती है और उसकी मॉम उससे कहती है ये क्या तरीका है। यहाँ पर याओ कहती है मुझे ये बात सोचकर हंसी आ रही है कि आप मेरे से ज्यादा उसकी बायोलॉजिकल मॉम होने का अच्छा नाटक कर रही हो, और मैं ईरेन से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाली हूँ। ये आप लोगों का आपस का मामला है, मुझे इस सब में ड्रैग करने की आपको कोई भी जरूरत है ही नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब से मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहे मेरी कोई मॉम भी नहीं है उसी दिन से। बात सुनकर याओ की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है और यहाँ पर अपना गाल पकड़ती है और फिर उन लोगों को ग्रीट करके चली जाती है। नेक्स्ट हम याओ को देखते हैं जो कि उसी कैफे में सैड होकर बैठी हुई थी। वो याद करती है कि कैसे वो एक बार अपनी मॉम को मिलने के लिए गई थी। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर उन लोगों से एक्सक्यूज होकर याओ को एक साइड में लेकर आई और उन्होंने उससे कहा मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मुझसे ऐसे मिलने मत आया करो। फिर याओ कहती है मैं बस आपसे यूं ही मिलने के लिए आ गई थी क्योंकि मैंने आपको तब से नहीं देखा जब से डैड इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर याओ की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से से उससे बोलती है इतनी बड़ी हो गई अपना ध्यान खुद से रख लो, मेरी खुद की लाइफ है, देखो मैं अब तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती हूँ, तुम मुझे इस तरीके से ड्रैग डाउन कर रही हो। यहाँ पर याओ का बहुत ज्यादा दिल टूट गया था, अपनी मॉम से तब भी कुछ बताना चाहती थी लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि देखो मेरे पास सबका टाइम नहीं हो, फिर वो चली गई थी। याओ ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा सैड होती है और उसके मन में आ रहा था कि लेकिन आज तो मेरा बर्थडे था। नेक्स्ट समय याओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड भी हो गई थी और वो सोचती है कि अभी तक तो उसे सबकी आदत हो जानी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियांग भी उसी कैफे में आता है, नजर याओ पे जाती है जो कि काफी ज्यादा सैड थी और वो उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पे आई हो। याओ एकदम से उसको रोकती देखती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हेलो बोलने आ गया। वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि आई एम सॉरी। यहाँ पर जियांग तो तुरंत ही याओ के एकदम क्लोज आ जाता है और उसके आंसू पोंछ देता है और फिर वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सैड थी और उसको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वो उससे कहता है अगर तुम मुझे बता दोगे किसने तुम्हें हिट करा तो फिर मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा। तो वो उससे कहती है मुझे तुम्हें नहीं बताना और वैसे भी हम दोनों का एक दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। वो भी उसकी बात सुनता है और कहता है हाँ सही बोल रही हो तुम। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया था। याओ को दुख होता है कि उसने जियांग से इस तरीके से बात करी, वो तो बस उसकी मदद ही करना चाह रहा था। फिर जब वो अपनी कॉफी पीने लग जाती है लेकिन जियांग उसको विंडो से देखने लग गया था, उसको देखकर थोड़ा घबराती है और फिर एक स्टिकी नोट पर लिखकर उसको कुछ दे देती है। और यहाँ पर जियांग उसके एक बॉइल्ड एग लेकर आया था, वो उसका स्टिकी नोट ले लेता है और वो भी उसका बॉइल्ड एग ले लेती है। और याओ जियांग से सवाल करती है कि हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को वीचैट पे ऐड नहीं करा है ना। वो भी यहाँ पर इस चीज के लिए हाँ बोलता है और वो कहती है मैं इस बारे में सोच रही थी क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लें, इसी तरीके से हम लोग अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर वो अपना QR दिखाता है और स्कैन करने के लिए बोल देता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जियांग एकदम से हैरान होता है और याओ से पूछती है क्या हो गया, तो फिर वो कहता है कुछ भी नहीं। उसको रियलाइज होता है वो जो गेमिंग में उसकी फ्रेंड उसके साथ में वीचैट पे एडिट थी वो असल में याओ ही थी। याओ उससे सवाल करती है क्या हो गया, तो फिर वो कहता है कुछ भी नहीं, लो तुम अपने वुंड पर अंडा लगा लो। फिर वो उससे कहता है ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, तुम्हें अपने डोम में चलना चाहिए। यहाँ पे भी वो अपना बैग उठाती है और कहती है कि चलो चलते हैं। हाथ बढ़ाता है और उसका बैग खुद कैरी कर लेता है। याओ के दिमाग में चल रहा था आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हैं जो ये मेरा बैग कैरी कर रहा है। और फिर ये दोनों साथ में चल पड़ते हैं। यहाँ पर ये दोनों साथ में वॉक करके जा रहे थे और याओ अपने वुंड के ऊपर एग से मसाज करी। देन जियांग एक जगह पर रुककर अपनी वॉच में 5 से लेके 1 तक काउंट डाउन करता है और फिर वो यहाँ पे याओ को हैप्पी बर्थडे विश करता है और आसमान में फायरवर्क स्टार्ट हो गए थे। याओ इस फायरवर्क को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और साथ के साथ जियांग भी। और फिर जियांग याओ से कहता है कि तुम्हें खुद को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उससे सवाल करती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। यहाँ पर वो याद
करता है कि किस तरीके से उसके पास में जब प्रपोजल आया था तब उसके पास में पूरा का पूरा याओ का सीवी था और वो उसी टाइम पर उसको देखने लग गया था। प्रेजेंट में वो याओ से कहता है ग्रैंडपा ने मुझे इस बारे में बताया था। अभी उसकी बात पर मान जाती है और कहती है चलो अब हम लोग डोम में चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं याओ जो अपने डॉर्मेट्री में वापस पहुंचती है तो फिर उसकी रूममेट्स तो उसके सामने खड़ी हुई थी एकदम तैनात। कहती है कि हमने बालकनी से देखा जियांग तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, रेस्टोरेंट से तो हमें बिना बताए ही चली गई थी। तो फिर याओ को रियलाइज होता है कि जियांग स्पेसिफिकली उस कॉफी शॉप में उसी की वजह से आया था। और फिर याओ की रूममेट उससे कहती है तो फिर सही में सीनियर लिन तुम्हें यहाँ पे परस्यू करा है। याओ भी यहाँ पे जियांग की बात को याद कर रही थी और उसकी दोस्त तो यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा टीज कर रही होती है। याओ बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है ऐसी बातें करनी बंद करो और मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर याओ काफी ज्यादा हैप्पी थी और फिर वो सैक को भी अपनी टेबल पे रखकर निहारने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर याओ अपने बेड पर थी और उसके हाथ में एक कॉन्सर्ट की टिकट थी और सोचती है क्या उसे जियांग से पूछना चाहिए साथ में कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए, और यही सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान होगी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है। तभी वो याओ का वी चैट देखता है और आज का दिन याद करने लग जाता है और फिर वो उसे गेम के लिए इन्वाइट कर लेता है और ये दोनों साथ में गेमिंग करने लग जाते हैं रात में। और इसके बाद यहाँ पे जियांग याओ से टेक्स्ट करके मैसेज करके पूछता है क्या तुम अब थोड़ा बेटर फील कर रही हो। अभी यहाँ पर उससे नॉर्मली बात करने लग जाती है। ये लोग नॉर्मली बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर याओ को तो अभी तक नहीं पता चला था कि कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे असल में जियांग ही। और फिर वो उससे पूछता है तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों, और यहाँ पर वो अपनी मॉम को याद करने लग जाती है। फिर जियांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो फिर इट्स ओके। वो भी उससे कह देती है कि हाँ कुछ खास नहीं, आज मैं अपनी बायोलॉजिकल मॉम से मिली थी, उनके साथ मीटिंग कुछ खास नहीं रही। और यहाँ पर जियांग याद करता है कि किस तरीके से सेक्रेटरी ने याओ की फैमिली के बारे में भी उसे बताया था और वो लोग इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। और याओ बताती है कि किस तरीके से उसकी मॉम ने जब उसको अबेंडन कर दिया था तो फिर उसकी ग्रैंड माँ ने उसको अपब्रिंग करा है। अगले सीन में हम याओ को देखते हैं जो की पढ़ाई कर रही थी दिन में। तभी उसके पास में यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो भी उनकी कॉल को पिक कर लेती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम आज हमारे घर पे खाने के लिए आ जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर याओ ग्रैंडपा के पास में पहुंच गई थी और फिर वो उनसे मिलती है और उनकी तबीयत के बारे में भी उनसे सवाल करती है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं रिसेंटली ये काफी ज्यादा बेटर हो गई है और फिर यहाँ पर उनके लिए खाना लगा दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर याओ के दिमाग में चल रहा था ग्रैंडपा जब भी मुझे मेरे बर्थडे के लिए इन्वाइट करते थे तो फिर यहाँ पर जियांग कभी भी घर नहीं होता था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जियांग भी आ जाता है और वो उसके लिए केक भी लेकर आया था और वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग भी सिंग करता है और फिर वो भी आंखें बंद करके विश करती है। और जियांग तो बस याओ को ही देखे जा रहा था, वो उसका शुक्रिया करती है और वो भी उसको हैप्पी बर्थडे विश कर देता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर जियांग घर की वर्कर को भी ग्रैंडपा की साइड में बैठा लेता है और ये सब लोग खाना खाते हुए साथ में बातें करने लग जाते हैं। ग्रैंडपा तो यहाँ पर याओ और जियांग की एंगेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। याओ उनको सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी लेकिन जियांग उसको समहाउ इनडायरेक्टली रोके जा रहा था। फिर वो एक सूप पी लेता है और यहाँ पर या उससे कहती है मैंने उस बोल का यूज किया था, तो फिर वो कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है और वो भी कहती है अच्छा ठीक है और फिर वो सूप को पी लेता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है इसके बाद जियांग को एक कॉल आती है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि किसकी कॉल थी, तो फिर वो बताता है जियूशी चाइना लौटा है तो फिर उसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तो फिर तुम याओ को भी अपने साथ ही ले जाओ। याओ यहाँ पर ग्रैंडपा से मना करती है लेकिन जियांग कहता है कि हाँ तुम आ सकती हो साथ में। और याओ के दिमाग में चल रहा था इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि ग्रैंडपा को बताना है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कॉलेज के दोस्त कैरियोके कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जिसको देखकर मूमो भी जहाँ पर थी वो खुश होती है, लेकिन फिर जब वो उसके साथ में याओ को देखती है तो फिर उसके चेहरे की स्माइल एकदम हट जाती है। लेकिन तब भी यहाँ पर ये लोग साथ में बैठते हैं और दो लड़कियां यहाँ पर इन लोगों को देखकर आपस में गॉसिप्स कर रही थी। हम जियांग को देखते हैं जिसके साथ में लियांग जियूशी बैठा हुआ था। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जियांग को उन लड़कियों के ऊपर गुस्सा आ जाता है जो अभी तक गॉसिप कर रही थी और वो उनसे कह देता है तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या। और फिर यहाँ पर उसको काम डाउन करने के लिए ये सब लोग ड्रिंक लेते हैं। उसके बाद जियूशी यहाँ पर याओ को पूल खेलने के लिए इनवाइट करता है और वो भी उसके साथ खेलने के लिए मान जाती है और टेबल पे पहुंच गई थी। हम देख पाते हैं कि याओ काफी ज्यादा अच्छे से बिलियर्ड्स खेल रही थी। जियांग भी अपनी सीट से उठकर उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है। सभी लोग इसके बाद यहाँ पर याओ के लिए क्लैप करते हैं क्योंकि उसने काफी ज्यादा अच्छे से गेम खेला था और वो थोड़ी सी फ्रेंच भी बोल पा रही थी क्योंकि जियूशी फ्रांस में रहा था ना, तो फिर वो उससे कम्युनिकेट
कम्युनिकेट कर पा रही होती है। यहाँ पर दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हें फ्रेंच कैसे आती है, तो फिर वो कहती है मैं पहले फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करती थी। और फिर यहाँ पर वो उससे पूछते हैं तुम्हें बिलियर्ड्स खेलना कैसे आता है, तो फिर वो कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब में यहाँ पर इसका कोच का जॉब किया करती थी। मोमो उससे पूछती है कि तुमने बिलियर्ड्स खेल के कितने पैसे कमा लिए, तो फिर वहाँ पे वो बताती है कि लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे और यहाँ पर काम करते करते बड़ी एक्सपीरियंस भी गेन हो गया। और फिर वो रेस्ट रूम के लिए चली जाती है। यहाँ पर जियोशी जैसे ही जियांग के पास में आता है तो फिर वो भी रेस्ट रूम के लिए चला गया था और मोमो ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांग वॉशरूम से बाहर आ रहा था, तो फिर वो मोमो को उन दोनों लड़कियों के साथ में देख लेता है। दोनों लड़कियां कह रही थी कि तुम्हारा तो पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया, तुमने डिसाइड किया था कि तुम यहाँ पर जियांग के साथ में टाइम स्पेंड करोगी, लेकिन वो तो असल में अपने साथ याओ को ले आया। वो लोग कहने लग जाते हैं मोमो तुम तो इतनी ज्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, पता नहीं उसने याओ में ऐसा क्या देखा जो वो उसके साथ घूमता रहता है। और ये लोग यहाँ पर याओ को बहुत ज्यादा मॉक कर रहे थे उसके पीछे से और सामने से उसके अच्छे दोस्त बनकर दिखाते हैं। और जियांग ये सब कुछ सुन लेता है। जियांग उन लोगों को अवॉइड करके चला जाता है, लेकिन मोमो को रियलाइज हो गया था कि उसने तो सारी की सारी बातें सुन ली होंगी। इसके बाद हम देखते हैं ये सब लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और गेम्स खेलते हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पर याओ के पास में भी एक डेयर कार्ड आता है। वो उसको देखकर थोड़ी हेजिटेंट होती है, लेकिन जियोशी उससे वो कार्ड ले लेता है, उसको रीड करता है और कहता है इसमें तो ये लिखा है कि अपने लेफ्ट वाले पर्सन को तुम्हें किस करनी पड़ेगी। सभी लोग उनको यहाँ पर चेयर करने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं याओ तो कहती है मैं ड्रिंक कर लेती हूँ, लेकिन जियांग को उन लड़कियों की बात याद आती है और फिर वो खुद ही याओ को पकड़कर उसे किस कर देता है। यहाँ पर तो सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और खासकर मोमो। याओ भी यहाँ पर जियांग को रोकती नहीं है और इसके बाद ये सब लोग नॉर्मली बैठ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर याओ और जियांग सेम कार में ही डॉम तक जा रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड साइलेंस था। याओ सोचती है कि मैं इतनी ज्यादा एम्बेरस क्यों हो रही हूँ, चलो सोने का नाटक कर लेती हूँ, और वो यही करने की कोशिश करने लग जाती है। जियांग यहाँ पे याओ को देखता है और उसका फेस स्टिल हो रहा था, तो फिर वो यहाँ पर उसके क्लोज आ जाता है और उसका हेड अपने शोल्डर पे रेस्ट करवा देता है। और वो याद करने लग जाता है किस तरीके से उसने याओ के साथ में फर्स्ट किस करी। सोचता है इसके लिप्स तो इससे ज्यादा सॉफ्ट थी जितना मैंने इमेजिन करा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर डॉम तक कार को लेकर आ जाता है, लेकिन जियांग उसको शांत रहने का इशारा करता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियांग याओ को उठाकर उसके रूम तक लेकर आ गया था। वो घर में उसको बेड पे लेटा देता है और याओ भी नींद में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि वो भी उसके पास में बैठ के बस उसको देखने लग जाता है। फिर वो उसके क्लोज आता है और उसको किस कर देता है, लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कंसेंशुअल नहीं है और फिर वहाँ से उठ के चला गया था। नेक्स्ट हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा था और वो काफी ज्यादा अनबॉदर्ड नहीं था। रात में उसको नींद भी नहीं आ पा रही होती है और फिर वो याओ के साथ खुद को इमेजिन करने लग जाता है और यहाँ पर उसको खुद को कंट्रोल करने के लिए रात में कई बार शावर लेना पड़ता है। इसी वजह से वो पूरी की पूरी रात सो भी नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम याओ को देखते हैं जो कि नींद से उठ जाती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो लिन फैमिली के घर पर है और वो उसको रियलाइज होता है जब उसने सोने का नाटक किया था तो फिर वो सही में सो गई थी और इसी वजह से जियांग उसको घर पर लेकर आ गया और वही उसको बेड तक कैरी भी कर लेकर आया होगा। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा एम्बेरस थी और फिर वो जियांग के साथ में अपनी किस को भी याद करने लग जाती है। वो क्लॉक देखती है और सोचती है अभी 7 ही बजे, कोई नहीं उठेगा, मैं यहाँ से स्नीक आउट कर सकती हूँ। वो अपना बैग लेती है और डाउनस्टेयर्स आने लग जाती है, लेकिन जियांग तो वहीं बैठा हुआ था और कई बार शावर लेने की वजह से उसको कोल्ड हो गया था। या उसको देख लेती है और फिर वो उसके पास में आती है, उससे कहता है बड़ी जल्दी उठ गई, तो फिर वो कहती है हाँ उसको लाइब्रेरी जाना है कुछ बुक्स को पढ़ने के लिए। वो यहाँ पर एक बैग उठाकर उसको दे देता है। वो उससे पूछती है ये मेरे लिए है, थोड़ी हेजिटेंट होती है। हम देख पाते हैं कि जियांग को भी काफी तेज कोल्ड हो गया था। फिर वो उसको उससे बैग ले लेती है और वो उससे कहता है मैं तुम्हें डॉम तक ले चलता हूँ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डॉम में आकर क्या उस बॉक्स को ओपन करती है। यहाँ पर एक गिफ्ट उसने ओपन किया और उसमें वही कैमरा था जो कि उसने वीचैट पे पोस्ट किया था कि वो ये खरीदना चाहती है। दूसरा बॉक्स जब उसने देखा तो फिर उसके ऊपर एक स्टिकी नोट था जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करती है और वो बॉक्स पूरा का पूरा कैंडीज से भरा हुआ था। वो एक कैंडी खा लेती है और फिर जियांग के साथ अपने मूवमेंट को याद करने लग जाती है। फिर वो खुद से कहती है कि उसे अपने दिल को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए और फिर वो अपनी पढ़ाई करने में जुट गई थी। और इसके बाद वो यहाँ पर अपने गेम में लॉग इन कर लेती है। यहाँ पर उसे पता चलता है जियांग की तरफ से जो प्लेयर खेलता है वो ऑनलाइन नहीं है, तो फिर वो दूसरे टीममेट से पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो फिर शेंग बता देता है कि असल में उसकी तबीयत नहीं ठीक और वो मेडिसिन लेकर सोया हुआ है और सोचती है कि इन लोगों के बीच में कितने ज्यादा कोइंसिडेंस मुझे नजर आ रहे हैं। उसके दिल में ख्याल आता है कहीं जियांग तो वो प्लेयर नहीं है जिसके साथ में वो डेली गेम खेलती है। वो उसको मैसेज करके इस बारे में पूछने वाली थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि इसको क्यों ही मैं परेशान करूं, उससे तो एंगेजमेंट टूटने ही वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डॉम में एक लड़की आती है और बताती है कि जिन तुम्हारा सब लोगों को लेकर बाहर वेट कर रहा है। यहाँ पर याओ भी कह देती है मैं अभी आ रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर याओ की रूममेट कहती है पता नहीं ये कौन सी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। जैसे याओ अपनी रूममेट के
साथ बाहर आती है तो फिर हम देखते हैं कि जिन तो उसके लिए गिटार लेकर गाना गा रहा था। पीछे से जिया यांग और शेंग भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और शेंग उसको दिखाता है कि देखो ये क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर याओ के लिए गाना गा रहा था और फिर वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो उसको पसंद करता है। सभी लोग उनको चेयर करने लग जाते हैं कि याओ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर याओ जिन से कहती है मुझे लगता है ये जो तुमने करा वो इनअप्रोप्रिएट था। उससे कहता है कि ये मैंने काफी ज्यादा केयरफुली तुम्हारे लिए सोचा था, एक्सेप्ट कर लो, हम दोनों साथ में खुश रह सकते हैं। और सभी लोग उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा चेयर कर रहे थे और जिया यांग को तो ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर जिन फिर से उससे बोलता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन याओ उससे कह देती है कि फिलहाल तो वो किसी को भी डेट नहीं करना चाहती है। हाँ, वो उसको जबरदस्ती हक करने लग जाता है और याओ से खुद से दूर कर रही थी। ये सब कुछ जो देख रहा था भी आगे बढ़ जाता है और याओ भी यहाँ पर जिन को खुद से दूर करती है और उसके बाद जिया यांग उसके मुंह पे पानी डाल देता है। इनको तो यहाँ पर जिया यांग के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिया यांग उससे कहता है देखो तुम्हें दूसरे लोगों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो तुम्हें मना कर रही है तो फिर तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि उसे फोर्स करना चाहिए। जिनका भी यहाँ पर मुंह सूझ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाद याओ जिया यांग का शुक्रिया करती है तो फिर वो कहता है शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भूख लग रही है, लेट नाइट स्नैक की क्रेविंग हो रही है। तो फिर वो उससे पूछती है क्या खाना है तुम्हें, फिर वो कहता है कुछ भी चलेगा। तो फिर वो कुछ सजेशन देती है और कहती है हाँ मुझे भी यही खाना है, चलो चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे और साथ में ये लोग थोड़े से स्नैक्स खाते हैं। जिया यांग यहाँ पर याओ का काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा था और याओ की रूममेट ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। वो उससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ देती है कि क्या वो याओ को पसंद करता है और वो भी समहाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनडायरेक्टली आंसर कर ही रहा था। तभी एक लड़की जिया यांग के पास में आती है और उससे उसके वीचैट के लिए पूछने लग जाती है, लेकिन वो उसको मना कर देता है और वो भी ओके बोलकर चली गई थी। इसके बाद जिया यांग का रूममेट बताता है कि इसको तो बहुत लड़कियां परस्यू करती है लेकिन ये किसी को लिए भी अग्री नहीं करता। अरे रूममेट कहती है कि तो फिर तो इन दोनों को एक दूसरे को डेट करना चाहिए, वैसे भी एक दूसरे को किस कर चुके हैं। तो फिर जिया यांग का रूममेट कहता है कि तुम तो हमें कुछ भी नहीं बताते हो। याओ को भी रियलाइज होता है कि वो जिया यांग की फर्स्ट किस थी। यहाँ पे जिया यांग का रूममेट तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और यहाँ पर जिया यांग भी याओ को बताता है कि वो कभी भी आज तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन अचानक से उसको काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील होने लग गया है। शेंग भी यहाँ पर उससे बोल रहा था क्या तुम सीरियस हो। यहाँ पर याओ को थोड़े से हाथ गंदे हो जाते हैं और जिया यांग तुरंत ही उसको टिश्यू हैंड ओवर कर देता है और फिर ये लोग साथ में खाना खाते हैं। नेक्स्ट हम याओ को देखते हैं जिसको जिया यांग की बातें याद करके रात में बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही होती है और वो तो अपना सर पकड़ लेती है कि आखिरकार उसको कितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग होने वाली है। याओ के पास में उसकी रूममेट आती है, कहती है कि 1 घंटे से तुम बस सोने की कोशिश ही कर रही हो, तुम्हें नींद तो आ ही नहीं पा रही। तो फिर याओ भी कहती है कि हाँ गर्मी लग रही है बहुत तेज। रूममेट कहती है गर्मी आजकल तो इतनी ज्यादा तेज ठंड है कि बस पूछो मत। याओ भी यहाँ पर कुछ बहाना करके अपनी रूममेट को भेज ही देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डॉम के कुछ लोगों ने एक विला में गेट टुगेदर रखा था। ये रैन और यहाँ पर कुछ दोस्त भी मौजूद थे और हम देख पाते हैं कि जिया यांग भी वहीं पर था। याओ भी अपनी रूममेट के साथ में पहुंच जाती है और ये सब लोग साथ में बैठने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर याओ जिया यांग से कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है तुम भी यहीं पर मौजूद हो। उससे कहता है कि हाँ हमारे बिल्डिंग का भी इवेंट यहीं पे होना था। और शेंग को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो सोचता है कि यहाँ पर वो याओ और जिया यांग को साथ में शिप कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं याओ को उसकी मॉम की कॉल आ रही थी। वो उस कॉल को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन फिर उसकी मॉम उसको मैसेज करके कहती है अगर तुमने ईरान को जरा सा भी वहाँ पे परेशान करने की कोशिश करी ना तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा कर सकती हूँ। याओ को ये सारे मैसेजेस देखकर दुख हो रहा होता है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। यहाँ पर जिया यांग याओ को नोटिस कर रहा था और याद करता है कि कैसे वो उस टाइम पर भी काफी ज्यादा सैड थी और यहाँ वो उसका सर सहलाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक दोस्त याओ से कहती है कि तुम फोटोज अच्छी खींचती हो, क्या मेरी एक पिक्चर खींच दोगी। तो फिर वो भी मान जाती है और अपने कैमरा से उसकी फोटोज खींचती है जो कि जिया यांग ने उसको गिफ्ट किया था और जिया यांग यहाँ पर उसको देख रहा होता है। लोग उससे फोटो खिंचवाते हैं और फिर यहाँ पर याओ सोचती है कि इसी ने उसे दिया है, तो फिर वो उसको भी बुला लेती है कि लाओ तुम्हारी भी पिक्चर क्लिक कर देती है और फिर हम देखते हैं वो भी आ जाता है अपनी फोटो खिंचवाने के लिए और ये रैन ये सब कुछ देख रही थी और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर जिया यांग को देखती है और सोचती है वैसे ये दिखने में अच्छा लगता है और फिर इसके बाद वो उसकी फोटो खींच देती है और पोलराइड कैमरा था तो फिर वो उसको उसकी पिक्चर निकाल के भी दे देती है। वो उसके फोटो का अपने फोन से भी क्लिक कर लेता है पिक्चर। इसके बाद शेंग यहाँ पर जिया यांग से कहता है कि तुमने अपने वीचैट की प्रोफाइल चेंज कर ली और उसने वही फोटो अपने प्रोफाइल पर लगा ली थी जो कि असल में याओ ने उसके लिए खींची थी। शेंग उससे सवाल करता है कि तुम्हें ये फोटो इतनी ज्यादा पसंद आई। वो उससे कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद याओ यहाँ पर सोच में पड़ गई थी कि वैसे तो उसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बोला था और अब ये मुझे ये सारे सिग्नल्स दे रहा है। याओ की दोस्त से पूछते है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर याओ कहती है वो भी बस रेस्ट रूम होकर आ रही है। हम देख पाते हैं कि यीरेन भी उसके पीछे से चली गई थी। याओ जब हैंड वॉश कर रही होती है तो फिर यीरेन भी हैंड वॉश कर रही थी। याओ टिश्यू लेने की कोशिश करती है लेकिन यीरेन उसको लेने ही नहीं देती और फिर जब वो बाहर आती है तो फिर वो उसको धक्का दे देती है। वो गिरने ही वाली थी लेकिन हम देखते हैं कि जिया यांग उसको संभाल लेता है। उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो वो भी कह देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ।
ईरेन वहाँ से जाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन याओ उसको रोक लेती है और कहती है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तक और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और सवाल करने लग जाते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ईरेन यहाँ पर सब लोगों को देखती है और याओ से कहती है कि ये सब कुछ तुम जानबूझ के करी हो ना। याओ कहती है कि अगर तुमने किसी को हर्ट करा है तो फिर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। हम देख पाते हैं कि जिया यांग के हाथ पे चोट भी लग गई थी। ईरेन उन लोगों से सॉरी बोलती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ईरेन याओ सब दोस्तों से कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। और फिर वो जिया यांग को देखती है, पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तो वो भी बोल देता है मैं ठीक हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम याओ को देखते हैं जो कि ब्रश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग से जिया यांग की चोट नहीं जा रही होती है। तो फिर वो उसको मैसेज करके पूछ लेती है तुम कौन से रूम में हो, और वो भी उसको रूम नंबर बता देता है। फिर वो ड्रेसिंग का सामान उसके रूम तक लेकर पहुंच गई थी और दरवाजे पर नॉक करती है। वो भी उसके लिए डोर ओपन कर देता है और वो उससे कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे वुंड के ऊपर ड्रेसिंग कर देती हूँ। वो भी उसको अंदर इन्वाइट कर लेता है और वो उससे पूछती है यहाँ पर आऊंगी तो फिर ठीक रहेगा, तो वो कहता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर वो उसके रूम के अंदर आ जाती है और फिर वो उसका हाथ लेकर उस पर ड्रेसिंग करने लग जाती है और जिया यांग बस उसको देख रहा था। उसके बाद याओ ने यहाँ पर जिया यांग के हाथ के ऊपर बैंडेज लगा दी थी। ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर याओ कहती है मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और याओ कहती है कि अगर कोई हमें साथ में देखेगा तो फिर उन लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, मैं छुप जाती। इसके बाद यहाँ पर वो कर्टन्स के पीछे छुप जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके दरवाजे पर ईरेन यहाँ पर जिया यांग से सॉरी बोलती है और यहाँ पर वो मेडिसिन दिखाते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए फार्मेसी से लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें माइंड ना हो तो फिर मैं तुम्हारा वुंड ट्रीट कर देती हूँ। लेकिन वो उसे अपने रूम से एंटर करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मेरे वुंड पे ऑलरेडी ड्रेसिंग हो गई है। उसके हाथ पे बैंडेज देखता है जो कि पिंक थी और वो सोचती है कि ये पक्का किसी लड़की ने लगाई होगी। इस पर वो टेबल पे यहाँ पर याओ का फोन भी नोटिस कर लेती है। ईरेन को ये सब कुछ देखने के बाद सैड फील हो रहा होता है। जिया यांग उससे पूछता है कि क्या हो गया, तो वो बोलती है कुछ नहीं और जाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो उससे कहता है कि असल में तो तुम्हें याओ से माफी मांगनी चाहिए, उसी ने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत किया तुमने उसके साथ। वो उसको समझाने लग जाता है और याओ भी यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सुन रही थी और ईरेन वहाँ से सैड होकर चली जाती है। इसके बाद जिया यांग याओ से कहता है कि तुम आ सकती हो। वो चली गई। याओ उससे कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैंने और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वो उससे बताती है उसे गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई और क्या उसके लिए वो ब्रेड रोल खरीद देगा। तो फिर वो कहता है कि खाने के लिए, वो कहता है कि हाँ मुझे खाने की क्रेविंग हो रही है। तो फिर हम देखते हैं वो उसके लिए वॉलेट लेकर चला जाता है और इसके जाने के बाद यहाँ पर याओ तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एम्बेरस हो रही थी। फिर वो वॉशरूम से बाहर आती है और जिया यांग तो उसके लिए हॉट वाटर बॉटल भी लेकर आया था। उसके बाद यहाँ पर वो आने की कोशिश करती है और जिया यांग बताता है तुम्हारा फोन बज रहा था। वो देखती है कि उसकी मॉम की कॉल थी, सोचती है कि ये कॉल नहीं उठाएगी तभी वो थोड़ा आराम से रह सकती है। यहाँ पर जिया यांग उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम इस कॉल को अटेंड करने के बाद पक्का अनहैप्पी होगी। फिर वो अपने कानों पे हेडफोन्स लगा लेता है और कहता है कि तुम यहीं पे उससे बात कर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपनी मॉम को कॉल बैक करती है और यहाँ पर जिया यांग की मॉम ईरेन के बिहाफ पर उससे बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही थी। अभी अपनी मॉम से कह देती है आपका हो गया तो फिर मैं कुछ बोल लूं। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो, तुमने मेरा फोन तक इतनी बार काट दिया, मैं तुम्हारे कॉलेज आती हूँ और तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। याओ कहती है अगर आप आओगी ही ना तो फिर सब लोगों को ये भी बता देना कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। कि मॉम उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और याओ कहती है कि अब मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं दबने वाली। और ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है और जिया यांग भी अपने हाथ से वो हेडफोन निकाल देता है और रोने लग जाती है और जिया यांग आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछता है, उसको थैंक यू बोलती है और वो उससे पूछता है कि बात हो गई। तो फिर वो नोट करती है और वो कहता है बढ़िया करा। फिर वो उसको कैंडी देता है। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे याओ जिया यांग को अपनी मॉम के बारे में बता रही होती है सारी बातें। वो वहाँ पे बियर उठाने लग जाती है लेकिन वो उससे मना करता है कि तुम्हें आज ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वो उससे एक बॉटल की रिक्वेस्ट करती है और वो भी मान जाता है। इसके बाद याओ जिया यांग से अपने बचपन के सारे दुखों के बारे में शेयर करने लग जाती है और वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ कितनी ज्यादा अच्छी है और उन्होंने कितने ज्यादा अच्छे से उसका ख्याल रखा। जिया यांग भी याओ को संभालता है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरा सर क्यों सहलाते हो। तो फिर वो कहता है मैं तुम्हें प्रेज करता हूँ, इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा अच्छी बच्ची हो। फिर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है लेकिन वो उसको रोक देती है। फिर वो अपने रूम में जाने लग जाती है लेकिन वो काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी और उससे तो ठीक से चला भी नहीं चाह रहा था और फिर वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। जिया यांग याओ को संभालता है और फिर वो उसको उठा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम याओ को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और सोचती है रूम बड़ा अलग लग रहा है और फिर वो एकदम से उठ जाती है और फिर वो देखती है कि जिया यांग काउच पे सो रहा है और उसने उसको बेड पे लिटा दिया था। फिर वो रात का सीन याद करने लग जाती है और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा शेम्ड फील कर रही थी। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और जिया यांग के साथ में उस ड्रंक वाले मूवमेंट को याद करने लग जाती है और सबकी वजह से उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। मॉर्निंग में जिया यांग को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और सोचता है कि याओ तो चली गई। फिर वो उसकी बातों को याद करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जिया यांग को शेंग के साथ में रेस्टोरेंट में देखते हैं। वेट्रेस वहाँ पर खड़ी हुई थी मास्क लगाकर और वो काफी ज्यादा फेमिलियर नजर आ रही थी। कुछ बड़े लोगों के ग्रुप को भी देखते हैं जो कि साथ में कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे। फिर वो उस वेट्रेस को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी शक्ल तो दिखा दो हमें। वो कहती है कि मेरे लिए मेरा मास्क हटाना एकदम फॉरबिडन है तो फिर मैं नहीं हटा सकती। तो फिर वो पर्सन उसको ड्रिंक
ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि तुम ये पी लो। तो फिर वो कहती है कि हमारे लिए अल्कोहल कंज्यूम करना भी काम के दौरान एकदम फोरबिडन है। वर्कर यहाँ पर उसका जबरदस्ती मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो पुलिस को बुला लेगी। इस पर वो कहती है कि हम लोग वीआईपी है यहाँ के। तो फिर वो लड़की कहती है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को इस तरीके से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये तो वीआईपी का बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है। और ये याओ ही थी। जियांग यहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो भी गया था, लेकिन याओ खुद से इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेती है। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद करता है क्योंकि ये सब कुछ पास्ट में हुआ था और उसको रियलाइज होता है वो याओ थी। अगले सीन में हम याओ को उसके डोम में बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उसके पास में उसकी रूममेट आती है और उसकी और जियांग की उसको एक फोटो दिखाती है और उसकी दोस्त उसको सजेस्ट करने लग जाती है कि उसे शायद जियांग को डेट करना चाहिए, लेकिन याओ उसको भगा देती है। जाने के बाद यहाँ पर याओ अपनी और जियांग की फोटोज देखने लग जाती है। फिर जियांग उसको मैसेज करता है और कहता है तुम्हारे फेवरेट डेजर्ट शॉप के पास से गुजर रहा हूँ, कुछ नए फ्लेवर्स के वहाँ पे डेजर्ट आए, तुम्हारे लिए ले आऊँ। वो रिप्लाई नहीं करी थी और वो उससे कह रहा था तुम मुझे अब अवॉइड कर रही हो। और याओ सोच रही थी कि उस एम्बेरेसिंग मूवमेंट के बाद मैं इसको फेस भी कैसे करूँ। तभी हम देखते हैं याओ को एक कॉल आ जाती है और उसको सुनने के बाद वो खुश थी। दूसरी तरफ हम जियांग को भी देखते हैं जिसके पास में उसके रूममेट आते हैं। वो उनको ज्यादा भाव नहीं देता तो फिर वो लोग भी चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो याओ को मैसेज करता है और वो उसे बताती है कि वो विंडो से बाहर देखता है। तो फिर याओ यहाँ पर एक चैंगमू नाम के लड़के के साथ में थी। यहाँ पर वो मुंह से पूछ रही थी कि तुम शादी कब कर रहे हो, मुझे ब्राइड्समेड बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग याओ का टीममेट बनकर उसको मैसेज करके पूछता है क्या तुम किसी के साथ हो। सोचती है ये तो बड़ा अजीब सवाल है और उसको वो हाँ में जवाब दे देती है। और फिर याओ दूसरी तरफ चैंगमू के साथ खाने के लिए चली गई थी और जियांग सोच रहा था वो पक्का उसका बॉयफ्रेंड ही हो। हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर साथ में खाना खा रहे थे कि तभी जियांग वहाँ पर आ जाता है। चैंगमू यहाँ पर जियांग से पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो याओ का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं इसका फियांसे हूँ और याओ को लेकर निकल जाता है। दोनों जब साथ में होते हैं और तब जाकर याओ को रियलाइज होता है कि उसका जो टीममेट है वो जियांग ही है, भी उसको बता देता है। यहाँ पर याओ कहती है चलो कोई बात नहीं और वो जाने लग जाती है, लेकिन वो उसको रोकता है और उसे बताता है कि वो उसको लाइक करता है। उसे कहता है अगर वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस नहीं करता तो उसे सारी जिंदगी रिग्रेट रहता। और इसी कन्फेशन के साथ में इस ड्रामा की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। हमें यह नहीं बताया जाता कि याओ ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करा या फिर नहीं करा।